उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक हेनरी सिस्विक के उपयोगितावाद के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। हेनरी सिस्विक को उपयोगितावाद का सर्वाधिक गंभीर समर्थक माना जाता है। बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में जो विसंगतियां थीं, हेनरी सिस्विक ने अपने उपयोगितावाद में इन विसंगतियों का निराकरण करने का सार्थक प्रयास किया है। हेनरी सिस्विक ने अपने उपयोगितावाद की स्थापना अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर की है। अतः हेनरी सिस्विक का उपयोगितावाद अंतःप्रज्ञात्मक उपयोगितावाद कहलाता है। हेनरी सिस्विक ने अपने उपयोगितावाद की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेथड्स ऑफ एथिक्स नामक पुस्तक में की है। यहाँ मेथड्स एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मेथड्स वे बौद्धिक सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। हेनरी सिस्विक ने अपने उपयोगितावाद की स्थापना अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर कर नैतिक स्वार्थमूलक सुखवाद एवं नैतिक सर्वार्थमूलक सुखवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। हेनरी सिस्विक से पूर्व बेंथम एवं मिल ने नैतिक सुखवाद की स्थापना मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की थी। सिस्विक की मान्यता है कि नैतिक सुखवाद की स्थापना मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नहीं की जा सकती। हेनरी सिस्विक ने अपने उपयोगितावाद में मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन किया है। हेनरी सिस्विक का स्पष्ट मत है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उसी कर्म की ओर अग्रसर होता है जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। अतः मनुष्य अपना सुख चाहता है। जब मनुष्य स्वयं अपना ही सुख चाहता है तो उसे यह कहने की कोई सार्थकता नहीं रह जाती कि उसे अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए। जब मनुष्य का संपूर्ण प्रयास केवल अपने सुखों की प्राप्ति के लिए ही है तो यह कथन उसके लिए निरर्थक है कि उसे सुख की इच्छा करनी चाहिए। अतः हेनरी सिस्विक का मत है कि नैतिक सुखवाद की स्थापना मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नहीं की जा सकती। इसी प्रकार हेनरी सिस्विक का मत है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य को उपयोगितावाद की ओर उन्मुख नहीं कर सकता। जब मनुष्य केवल अपना ही सुख चाहता है तो उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए कार्य करे। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन करते हुए हेनरी सिस्विक ने स्पष्ट किया है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है, किंतु हेनरी सिस्विक का मत है कि मनुष्य अपना सुख नहीं चाहता, अपितु वह सुखमूलक वस्तुओं की इच्छा करता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे सुख की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य को भूख लगती है तो वह भोजन की इच्छा करता है, भोजन से प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। अतः हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि मनुष्य सुखद वस्तुओं की इच्छा करता है, सुख की इच्छा नहीं। इसी प्रकार हेनरी सिस्विक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन करने के लिए एक सिद्धांत दिया है जिसे सुखवाद का विरोधाभास कहा जाता है। हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि मनुष्य को कोई भी कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख को भूल जाना चाहिए। अगर मनुष्य कोई कर्म करते समय केवल सुख का ही चिंतन करेगा तो वह निमग्नता पूर्वक उस कर्म को संपन्न ही नहीं कर पाएगा। उदाहरणार्थ, यदि एक खिलाड़ी खेलते समय उससे प्राप्त होने वाले सुख की ही चिंतन करेगा तो वह एक अच्छा खेल नहीं खेल सकता है। यदि उसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है तो उस खेल के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख को भूल जाना आवश्यक है। अतः हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो उस कर्म को करते समय उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख को भूल जाना चाहिए। इसे ही सुख का विरोधाभास कहा जाता है। हेनरी सिस्विक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन कर नैतिक सुखवाद की स्थापना के लिए नैतिक सुखवाद के दो स्वरूप अर्थात स्वार्थमूलक सुखवाद और सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना के लिए अंतःप्रज्ञावाद का समर्थन किया है। हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि अंतःप्रज्ञा
प्रज्ञावाद के आधार पर नैतिक सुखवाद के इन दोनों स्वरूपों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। हेनरी सिस्विक ने अपने नैतिक सुखवाद के प्रथम प्रकार सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर की है। अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार मनुष्य में एक प्रकार की ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जिसके द्वारा उसे किसी कर्म के उचित या अनुचित होने का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। जैसे यदि किसी ने हमारे प्रति कोई उपकार किया है तो उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना अनुचित है, अर्थात जिसने किसी ने हमारी सहायता या किसी प्रकार का कोई उपकार किया है तो हमें सदैव उसका ऋणी रहकर और उसके सहायता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसका ज्ञान हमें अपनी अंतःप्रज्ञा के द्वारा हो जाता है। सिस्विक की मान्यता है कि मनुष्य को समस्त नैतिक नियमों का ज्ञान अपनी अंतःप्रज्ञा के द्वारा हो जाता है और इसी अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर सिस्विक ने सर्वार्थमूलक सुखवाद एवं स्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना की है। हेनरी सिस्विक सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना करने के लिए दो प्रमुख तर्क प्रस्तुत करते हैं। एक है न्याय अथवा समानता का तर्क, दूसरा है प्रचलित नैतिकता का तर्क। हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि सुख ही अपने आप में शुभ एवं वांछनीय है, अतः मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि हमें वही कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा अधिक से अधिक सुख की उत्पत्ति एवं वृद्धि हो, क्योंकि सुख ही अपने आप में शुभ और वांछनीय है। हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि सभी मनुष्यों का सुख समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम किसी एक मनुष्य की उपेक्षा करके दूसरे के सुख को अधिक महत्व नहीं दे सकते। हमारे लिए समस्त मानव जाति का सुख समान रूप से ग्राह्य है। यदि हमें कभी किसी एक व्यक्ति के सुख को छोड़कर दूसरे के सुख को महत्व देना हो तो हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि हमें तभी उसके सुख को महत्व देना चाहिए जब इसके द्वारा समस्त मानव जाति के सुखों में वृद्धि हो। इस प्रकार हेनरी सिस्विक ने समानता मूलक सिद्धांत के द्वारा समस्त मनुष्यों के सुखों के महत्व को समान रूप से स्वीकार किया है। इस मत के अंतर्गत ही हेनरी सिस्विक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य को केवल अपने सुख को महत्व नहीं देकर समस्त मानव जाति के सुखों को समान महत्व देना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम दूसरों से नहीं अपेक्षा करते हैं, अर्थात जिस प्रकार हम दूसरों से गरिमापूर्ण और एक श्रेष्ठ व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमें दूसरों के प्रति भी वैसा ही गरिमापूर्ण और श्रेष्ठ व्यवहार करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। इस समानता मूलक तर्क के अतिरिक्त हेनरी सिस्विक ने एक प्रचलित नैतिकता का तर्क भी सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना के लिए दिया है। हेनरी सिस्विक का मत है कि सर्वार्थमूलक सुख अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित जो है वह प्रचलित नैतिकता के द्वारा भी स्पष्ट होता है। समाज में जो प्रचलित नैतिकता है उसके जो प्रचलित नैतिक नियम है उनका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था में अधिक से अधिक मनुष्यों के सुख या हितों में वृद्धि करना। जैसे हम कहते हैं सत्य बोलिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, अपने वचन का पालन कीजिए आदि सभी नैतिक नियम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित और सुख में सहायक हैं। हेनरी सिस्विक की मान्यता है कि ये प्रचलित नैतिकता बहुत दीर्घकालिक अनुभव के द्वारा अर्जित की गई है, ये अचानक नहीं हुई है, अतः हमें इस प्रचलित नैतिकता का सदैव सम्मान करना चाहिए। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम इन प्रचलित नैतिक नियमों की उपेक्षा करते हैं। सिस्विक की मान्यता है कि इन प्रचलित नैतिक नियमों की उपेक्षा हमें तभी करनी चाहिए जब वास्तव में हम समस्त मानव जाति के संपूर्ण हित या सुख में वृद्धि कर सकें। अर्थात सिस्विक की मान्यता है कि जब प्रचलित नैतिकता एवं उपयोगितावादी नैतिकता में संघर्ष हो तो हमें उपयोगितावादी नैतिकता को महत्व देना चाहिए। लेकिन हेनरी सिस्विक का मत है कि समाज में यह स्थिति बहुत कम समय आती है। वस्तुतः प्रचलित नैतिकता की महत्ता ही अधिक है। मनुष्य को सदैव प्रचलित नैतिकता के अनुरूप आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम समाज में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित एवं सुख के लिए प्रयत्नशील होकर
एक आदर्श समाज की स्थापना की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हेनरी सिस्विक ने जिस प्रकार अंतर प्रज्ञावाद के आधार पर सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना की है, उसी प्रकार सिस्विक को स्वार्थमूलक सुखवाद अर्थात मनुष्य को अपने ही सुख के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए या अपने सुख या हित की इच्छा करनी चाहिए, इसकी सार्थकता भी अंतर प्रज्ञावाद के आधार पर ही प्रतीत होती है। सिस्विक का मत है कि मनुष्य को सदैव अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह जब अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील होगा तो वह सामाजिक हित में भी सहयोग कर सकेगा। सिस्विक की मान्यता है कि यदि आप अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो वो अनुचित नहीं है, लेकिन सिस्विक की मत है कि हमें अपने आत्मा के कल्याण या स्वयं के सुख के लिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सिस्विक की मान्यता है कि हमें आत्मपूर्ण विवेक के अनुसार आचरण करना चाहिए। जब हम सोच समझकर और विवेक पूर्वक स्वयं के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो सिस्विक की मान्यता है कि वह अनुचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं की आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, उसको अपनी अंतर प्रज्ञा के द्वारा इसकी स्पष्ट अनुभूति होती है। सिस्विक का मत है कि यह आत्म कल्याण विवेक पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि क्षणिक और तात्कालिक इच्छाओं की अपेक्षा मनुष्य को दीर्घकालिक और स्थायी सुखों के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए और अपने आत्मपूर्ण विवेक के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अतः सिस्विक सर्वार्थमूलक सुखवाद के साथ साथ स्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना के लिए आत्मपूर्ण विवेक का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। सिस्विक ने सर्वार्थमूलक सुखवाद एवं स्वार्थमूलक सुखवाद दोनों की सार्थकता को ही अंतर प्रज्ञावाद के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सिस्विक के उपयोगितावाद में हमने देखा कि उपयोगितावाद के स्वार्थमूलक और सर्वार्थमूलक दोनों ही सिद्धांतों में उन्होंने समन्वय करने का एक सार्थक प्रयास किया है। हम यहाँ ये जानना का प्रयास करेंगे कि सिस्विक के उपयोगितावाद की क्या आलोचना हो सकती है। क्या सिस्विक का उपयोगितावाद पूर्णतः तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। सिस्विक बेंथम और मिल की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत उपयोगितावादी माने जाते हैं, क्योंकि बेंथम और मिल ने जहाँ नैतिक सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की है, वहीं सिस्विक मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन कर सर्वार्थमूलक सुखवाद एवं स्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना अंतर प्रज्ञावाद के आधार पर कर उसकी एक बौद्धिक व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। किंतु सिस्विक ने जो स्वार्थमूलक और सर्वार्थमूलक सुखवाद में समन्वय करने का प्रयास किया है, वो दोनों एक दृष्टिकोण से विरोधी सिद्धांत हैं। जहाँ स्वार्थमूलक सुखवाद हमें केवल व्यक्तिगत हित या सुख के लिए सोचने के लिए प्रेरित करता है, वहीं सर्वार्थमूलक सुखवाद हमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या सुख के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इन दोनों विरोधी सिद्धांतों में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए, ये एक गंभीर चुनौती है, जिसके सिस्विक ने प्रयास अंतर प्रज्ञावाद के आधार पर किया है, किंतु वह पूर्णतः इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये दोनों विरोधी सिद्धांत में इनमें पूर्णतः समन्वय स्थापित करना अत्यंत कठिन है। यह सिस्विक की उपयोगितावाद की आलोचना है। इसके साथ ही सिस्विक भी परिणाम सापेक्षी सिद्धांत उपयोगितावाद के समर्थक होने के कारण हमें ये कहते हैं कि हमें वही कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा मनुष्य के अधिकतम हित या अधिकतम सुख में वृद्धि हो। अर्थात कोई भी कर्म करते समय हमें परिणामों को दृष्टिगत रखना चाहिए कि उस कर्म के द्वारा मनुष्यों के अधिक सुख या हित में वृद्धि होती है या नहीं। लेकिन यह एक सामान्य नियम है कि किसी भी कर्म का परिणाम हमारे अधीन नहीं है, किसी भी कर्म का परिणाम दीर्घगामी होता है और वो मनुष्य के अधीन नहीं है। साथ ही जब हम अधिकतम हित या अधिकतम सुख की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है, क्या सुख को मापा जा सकता है क्या। बेंथम ने सुख के
के मापन के लिए सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन हमने देखा था कि बेंथम का सुख कलन का सिद्धांत एक आत्मविरोधी सिद्धांत था। सिस्विक ने यद्यपि सुख के मापन के लिए कोई उचित मापदंड प्रस्तुत नहीं किया है, यह भी सिस्विक के उपयोगितावाद की एक आलोचना है। आज के व्याख्यान में सिस्विक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो ये कि सिस्विक का उपयोगितावाद अंतःप्रज्ञात्मक उपयोगितावाद क्यों कहलाता है। सिस्विक ने किस प्रकार स्वार्थमूलक और सर्वार्थमूलक सुखवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिए। सिस्विक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के खंडन के लिए कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनको विस्तार से समझाइए। सुखवाद के विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना के लिए सिस्विक ने जो दो तर्क प्रस्तुत किए हैं, न्याय अथवा समानता का सिद्धांत एवं प्रचलित नैतिकता का तर्क, इससे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। हेनरी सिस्विक के सुखवाद में उन्होंने सर्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना किस प्रकार की है। एक निबंधात्मक प्रश्न ये भी हो सकता है कि हेनरी सिस्विक के उपयोगितावाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि स्पष्ट कीजिए बेंथम और मिल की अपेक्षा हेनरी सिस्विक एक अधिक परिष्कृत एवं तर्कसंगत उपयोगितावादी विचारक हैं।